क्रिया होती है डी ब्लॉक के तत्वों में से वो है ना कॉपर जिंक और वो दो तीन कैसे ठीक है ना? हाँ 3 तत्व है ना कॉपर जिंक और कॉपर, निकल और कोबाल्ट अधिकतर। कॉपर जिंक कोबाल्ट। हम ये कहें कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है सल्फाइड ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्रथम संक्रमण श्रेणी के सल्फाइड या डी ब्लॉक तत्वों के सल्फाइड। सल्फाइड क्या होगा तो हम ये कह सकते हैं कि जब संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट यानी डी ब्लॉक के तत्व क्या करेंगे कि जब वह सल्फर के साथ में रिएक्शन करके, सल्फर यानी क्या हो सकता है, वह H2S के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, Na2S के साथ भी कर सकते हैं और सीधा सल्फर के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो इन के साथ में अभिक्रिया करके जिस उत्पाद को बनाते हैं, जिस प्रोडक्ट को बनाते हैं उस हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फाइड कहते हैं। ठीक है, अब जब हम सल्फाइड की बात करते हैं तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के सल्फाइड होते हैं जनरली वो डार्क कलर के होते हैं। सामान्यतः कौन से कलर के होते हैं, तो डार्क कलर यानी कि गहरे रंग के होते हैं। कुछ उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे हम लोग जानते हैं CuS, ये ब्लैक कलर का होता है। नाम क्या है इसका, कॉपर सल्फाइड। दूसरा यदि हम लोग ले निकल सल्फाइड और कोबाल्ट सल्फाइड, तीनों ही डार्क कलर के होते हैं। अब हम यहां पे कुछ सल्फाइड्स को डिस्कस करेंगे अभी। इसके अलावा भी कुछ सल्फाइड होते हैं जैसे आयरन सल्फाइड, जिंक सल्फाइड, बहुत सारे सल्फाइड हो सकते हैं, पर सबसे ज्यादा सल्फाइड जो बनाते हैं तीनों सामान्यतः आसानी से सल्फाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ सल्फाइड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे वेनेडियम की। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, वेनेडियम की। हमारी हेडिंग है, मेरे साथ लिखिए, वेनेडियम सल्फाइड। वेनेडियम सल्फाइड अब वेनेडियम सल्फाइड जो है वो 3 प्रकार के वेनेडियम सल्फाइड पता है हम लोगों को कि कौन कौन से हो सकते हैं। पहला होता है V2S2, दूसरा होता है V2S3 और तीसरा जो सल्फाइड होता है वो है V2S5। वेनेडियम सामान्यतः 3 प्रकार के सल्फाइड बनाता है। अब इन तीनों प्रकार के सल्फाइड को हम बनाने की विधि देखते हैं, इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं। सबसे पहले हम ले रहे हैं यहां पर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। ये कहां काम में आता है, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कहां काम में आता है, कैटलिस्ट के काम में आता है, उत्प्रेरक के काम में। क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा है, क्लास 12th में हम लोगों ने पढ़ा है कहाँ काम में आता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड के निर्माण की जो विधि होती है उसमें वेनेडियम पेंटाऑक्साइड उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब इसकी रिएक्शन हम लोगों ने कर ली 3H2S के साथ, बन जाएगा V2S3 प्लस क्या बनाओ, जो बाय प्रोडक्ट बना उसको लिख दो, प्लस 3H2O प्लस O2। ठीक है, तो हमने क्या बना लिया, V2S3 बना लिया। अब आगे चले तो इस V2S3 की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के साथ कर दें, क्या बन जाएगा, V2S2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। एक और रिएक्शन है, यदि हम इसी तरीके से एक और अभिक्रिया ले लें, V2O5 प्लस 5H2S, क्या बन जाएगा, V2S5 प्लस 5H2O। तो ये तो हमने वेनेडियम के तीनों सल्फाइड्स को बनाने की रिएक्शन देख ली कि इसको किस तरीके से बनाया जा सकता है। दूसरा सल्फाइड है आयरन सल्फाइड। दूसरा सल्फाइड है आयरन सल्फाइड।
अब आयरन भी 3 तरीके के सल्फाइड बनाता है। कौन कौन से? पहला तो है FeS, दूसरा Fe2S3 और तीसरा और आखिरी बनाता है FeS2। आयरन भी 3 तरीके के सल्फाइड का बना फॉर्मेशन करता है। अब सबसे पहले वाले को बनाइए आप लोग, मेरे साथ में लिखो। लिखो फेरस सल्फेट का फार्मूला क्या होता है, लिखो उसको। फेरस सल्फेट FeSO4, इसकी रिएक्शन कराओ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस सोडियम एसीटेट के 2 अणु, रिएक्शन करवा दो। एक मॉलिक्यूल तो बन जाएगा FeS, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे एसिडिक एसिड, और क्या बचा? Na2SO4, 2 Na बचे और 1 SO4 बचा। दूसरी रिएक्शन, नेक्स्ट रिएक्शन बना किस तरीके से बना सकते हो? अगली रिएक्शन लिखो। फेरिक क्लोराइड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ फेरिक क्लोराइड यानी FeCl3 प्लस अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड, 3 मॉलिक्यूल। सूत्र याद है क्या? NH4SH, ये HS भी लिखते हैं, प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। बना लो, क्या बन रहा है? एक तो बाय प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो है 6 मॉलिक्यूल ऑफ NH4Cl, ठीक है। क्या बचा? मेन प्रोडक्ट क्या है? Fe2S3, ये रिएक्शन हो गई। तीसरे बनाने की विधि देखते हैं, थर्ड। नेक्स्ट रिएक्शन है, लिखिए अगली अभिक्रिया, सीधी रिएक्शन है। FeS प्लस S, FeS2, ये 3 तरीके के सल्फाइड बना सकता है आयरन। अगला कॉपर सल्फाइड, कॉपर 2 तरीके के बनाता है। कॉपर सल्फाइड, कॉपर जो है वो 2 टाइप्स के सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है। एक का नाम है क्यूप्रस सल्फाइड और एक का नाम है क्यूप्रिक सल्फाइड। अब क्यूप्रस और क्यूप्रिक में क्या अंतर है उसकी तरफ चलते हैं। तो एक का फार्मूला तो होता है Cu2S और एक का फार्मूला होता है CuS। पहले वाले को हम कह रहे हैं क्यूप्रस और दूसरे को कह रहे हैं क्यूप्रिक। दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है? तो मेजर डिफरेंस ये है कि यहां पर कॉपर +1 ऑक्सीकरण स्टेट में और यहां पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये इतना सा डिफरेंस और बाकी कोई अंतर नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्यूप्रस सल्फाइड बनाएंगे। क्यूप्रस बोल रहा हूं मैं, जब अस आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है, इक आता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होती है। तो पहला क्यूप्रस, दूसरा क्यूप्रिक। अस जब आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम, इक आएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा। बनाने की विधि है, क्या है? 2CuCl प्लस H2S, सीधी सी रिएक्शन है। Cu2S प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl।
अब हम बना रहे किसको, क्यूप्रिक को। क्यूप्रिक की बड़ी सरल सी विधि है, हमने लिया कॉपर सल्फेट प्लस H2S, क्या बनेगा Cu2S प्लस H2SO4। तो हमने यहां पे कुछ सल्फाइड्स को देखे, ठीक है। अब कुछ बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इस चैप्टर के हम लोग। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, आई होप आप लोग आंसर दोगे। दोगे क्या आंसर? मैं क्वेश्चन कुछ करने जा रहा हूं जो अभी तक हमने पढ़ा, उसके आधार पर आई होप कुछ आप आंसर देंगे। पूछते हैं। पहला प्रश्न मैं पूछने जा रहा हूं, Cu प्लस हिंदी में कहें तो रंगहीन होता है, यानी कलरलेस होता है, जबकि Cu2 पॉजिटिव रंगीन होता है, कलर्ड होता है। क्यों? रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ। आंसर को बताएगा क्या कारण है। इसी तरह का एक और क्वेश्चन, Cu2 पॉजिटिव अनुचुंबकीय होता है, क्यों? एक और क्वेश्चन है, CO3 प्लस Na3 प्लस अनस्टेबल है, जबकि Ap3 प्लस स्थायी है, क्यों? इन सब के आंसर यदि हम लोग ढूंढने की कोशिश करें तो सिर्फ एक ही टॉपिक से निकल कर आते हैं, वो है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, हिंदी बोले तो परिवर्तित ऑक्सीकरण अवस्था। उस एक टॉपिक से सभी प्रश्नों के उत्तर निकल कर आ जाते हैं। पहला प्रश्न जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो है Cu प्लस कलरलेस है, रंगहीन है, जबकि Cu2 प्लस रंगीन है। ऐसा क्यों? तो नहीं, इसके बेसिस पर हम बात करेंगे सिर्फ उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखकर। देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। हम जानते हैं कि कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 29, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 29। यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ठीक है ना। 29 एटॉमिक नंबर, और आप काउंट कर सकते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन हो रहे 29, ठीक है। देखो यहां तक तो 10, ये 10, 20 और 9 29 है ना 29। अब हम करते हैं Cu प्लस और Cu2 प्लस के बारे में बात करते हैं। मैं लिख रहा हूं सबसे पहले यहां पर Cu प्लस को, फिर लिखूंगा मैं Cu2 प्लस को। ये तो हमारा 4s है और ये हमारा 3d। जब हमने +1 लिख दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से चला गया 4s। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। तो सभी इलेक्ट्रॉन कहां पर है 3d में। 3d जो है वो फुल फिल्डेड है, यानी हिंदी बोले तो पूर्ण पूरी तरह।
Cu2+ की तरफ चलते हैं, प्लस 2+ का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जाना, तो 1 इलेक्ट्रॉन तो कहां से गया, S में से, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, D में से, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 9। तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 और 9। क्लियर है। एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, अनपेयर्ड है। तो जब भी किसी डी सब शेल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि रहता है, तो एक अनपेयर्ड या अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहने के कारण वह डी डी ट्रांजिशन कर सकता है, डी डी संक्रमण कर सकता है, जिसके कारण Cu2+ कलर्ड दिखाई देता है, जबकि यहां पर डी में सभी इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड यानी पूर्ण पूरित होते हैं, इसलिए वहां पर डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है। अब ये डी डी ट्रांजिशन क्या होता है उसको भी हम समझ लेते हैं। जब वो डी डी ट्रांजिशन की जब बात की जाएगी तो हम लोग जानते हैं कि जो डी होते हैं वो 5 होते हैं, ठीक है ना। अब हम इसको स्प्लिट कर दें, स्प्लिट का मतलब इसको तोड़ दें। तो जब हमने 12th में पढ़ा, जब इसको ब्रेक करते हैं तो कितने पार्ट में टूटता है, एक तो 2 में और एक 3 में। इसको हम लोगों ने नाम दिया था वहां पर T2G और इसको नाम दिया था EG, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, उल्टा लिख दिया गया, यहां पर 3 होंगे ऊपर 2, ठीक है ना। ये अब ऐसी कंडीशन है, तो यदि हमने कहा कि हमारे पास में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा पा रहा है क्या, नहीं, ऊपर भी जगह नहीं और नीचे भी जगह नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों का संक्रमण यानी कि ट्रांजिशन नहीं हो रहा है। और ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, रंगहीन होगा, यानी कलरलेस हो जाएगा। अब एक ये देखो 9 बनाए मैंने, पहले इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये वाली कंडीशन। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठकर ऊपर चला गया, फिर कुछ देर बाद वापस ऊपर से कहां नीचे आएगा। तो जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो लाइट का एब्सॉर्प्शन कर रहा है, कि अवशोषण कर रहा है, और जब वापस लौट कर आएगा तो उसका उत्सर्जन करेगा, और उसके उत्सर्जन के कारण वो रंगीन दिखाई देने लगता है। तो कौन सा संक्रमण हुआ, डी डी ट्रांजिशन। तो जहां पर भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, वह डी डी ट्रांजिशन के कारण क्या होंगे, रंगीन होंगे, कलर्ड होंगे। और जहां पर इलेक्ट्रॉन सभी फुल फिल्ड होंगे तो क्या होता है, वो कलर लेस हो जाएगा, यानी कि रंगहीन हो जाएगा। दूसरा एक और प्रश्न आया, Cu2 पॉजिटिव अनुचुंबकीय होता है क्यों। अब अनुचुंबकीय क्यों होता है, हम लोगों ने मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या, 5 टाइप की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक और एंटी फेरीमैग्नेटिक। हिंदी में बोले तो अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, ऐसे कुछ हमने पढ़े थे ना, लो चुंबकीय, प्रति लो चुंबकीय और लो चुंबकीय। अब हम कह रहे हैं कि अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय का मतलब होता है पैरामैग्नेटिज्म, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान रखना, जब हम कह रहे हैं कि अनुचुंबकीय है तो देखो उसके नाम से स्पष्ट है, अनु मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, बताया था उस दिन में, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहां पर देखिए पेरा मतलब पेरा का अपोजिट कर लेना, पेरा का मतलब होता है तो पेयर्ड, और पेयर्ड का अपोजिट होता है अनपेयर्ड। तो यहां पर क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसमें सब पेयर्ड है, तो Cu+ में पेयर्ड होने के कारण ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय, यानी ये डायमैग्नेटिक होता है, और ये क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय, यानी कि ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन सभी फुल फील्ड होंगे, पूर्ण पूरित होते हैं, तो वो क्या होता है, प्रतिचुंबकीय यानी डायमैग्नेटिक। और जब एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो अनुचुंबकीय यानी पैरामैग्नेटिक होता है। एक और प्रश्न लिखा हुआ है ऐसा कुछ, CO3+ Na3+ अस्थायी होते हैं जबकि Ap3+ स्थायी होता है। अब आप एक काम करें, मैं यहां पर लिख रहा हूं इनके एटॉमिक नंबर, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें और बताएं क्यों होता है। लिखो, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। आयरन के बाद आता है कोबाल्ट, कोबाल्ट के बाद निकल 27 और 28,
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इनके। हम लोगों ने लिखा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयरन, कोबाल्ट और निकल का, ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं आयरन के आउटर मोस्ट को देखो आप, तो बस इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना। 4s2 3d6, कोबाल्ट का 4s2 3d7 और निकल का 4s2 3d8, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि तीनों की ऑक्सीकरण अवस्था देखो 3+ 3+ और 3+। एक बात हम अच्छे से जानते हैं, क्या होता है कि जब कभी कोई पूर्ण पूरित हो यानी फुल फिल्डेड, और जब वो हाफ फिल्डेड यानी कि अर्धपूरित हो, तो दोनों ही कंडीशन क्या होती है, अपने आप में स्टेबल यानी कि स्थायी होती है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जब फुल फिल्डेड और हाफ फिल्डेड होने पर यानी अर्धपूरित और पूर्ण पूरित होने पर वो अपने आप में स्थायी हो जाता है। तो यहां पर स्थायी कैसे होगा देखो, अब हमने लिखा 3+, इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तो हमने कहां से निकाले, 1 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालेंगे, तो 3d के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक है ना। जब हम कह रहे हैं कि 3d के पास में 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो ऐसी कंडीशन में एक एक शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा, क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, अर्धपूरित अवस्था होने के कारण स्टेबल हो जाएगा। अब यहां पर देखो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला, 1 यहां से निकाला, तो 3d क्या हो जाएगा 6, ये क्या हो जाएगा 3d 7। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे हम लोग, तो हम लिख सकते हैं कि Fe3+, ठीक है, यानी आयरन 3+, एक हाफ फिल्डेड कंडीशन यानी कि एक अर्धपूरित अवस्था होती है, हाफ फिल्डेड कंडीशन यानी कि अर्धपूरित अवस्था होती है, इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल यानी कि स्थायी होता है। जबकि कोबाल्ट और निकल में अर्धपूरित अवस्था यानी हाफ फिल्डेड कंडीशन नहीं होती है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो ऐसे रीजन वाले बहुत सारे क्वेश्चन इस फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। आप लोग उसको पढ़ना और डिस्कस करना, जो परेशानी आएगी फिर मैं बता देता हूँ। कल से स्टार्ट करेंगे इसका सेकंड चैप्टर में कॉम्प्लेक्स।